अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। ISPR की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज़ सामने आई है जिसमें ये बताया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ सियासी जमात से रवाबित के इल्ज़ाम में 3 मज़ीद जो अफसरान हैं उनको तहवील में लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इनमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ़ार और एक कर्नल साहब हैं जिनको तहवील में लिया गया है। अब इनसे तहक़ीक़ात और इंक्वायरी का जो सिलसिला है वो जारी है। साथ ही साथ जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट रहे हैं अडयाला जेल में अकरम साहब, उनके साथ भी मज़ीद 2 लोग हैं। साबिक़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ज़फ़र और असिस्टेंट नाज़िम शामिल हैं। इनसे भी तहक़ीक़ात हो रही हैं। इन लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि जेल मैनुअल की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए ये बानी PTI की सहूलतकारी करते रहे हैं। ये जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं या जो जिन लोगों को तहवील में लिया जा रहा है, ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें, वज़ीर दिफ़ा ख़ुद भी कह चुके हैं। आज वज़ीर इत्तलात ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शर्जील मेमन ने भी बात की है कि जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं 9 मई तक उनके जो ताने बाने हैं वो जुड़ते हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें वो भी मुलव्वस रहे हैं, उसका आर्किटेक्ट उन्हें भी वो करार दे रहे हैं। बहरहाल अब ये तो हक़ाइक़ और जो फ़ैसला आएगा उसके बाद ही पता चल सकेगा। साथ ही साथ जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनके लिए एक मुश्किल है कि इंटरनेट की रफ़्तार सुस्त है, जिसकी वजह से जो इससे वाबस्ता मुंसलिक एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे जो ई-कॉमर्स है उसका नुकसान हो रहा है। डिजिटल इकॉनमी, ई-गवर्नेंस, तकरीबन जो तमाम एस्पेक्ट हैं वो सारे के सारे बड़ी हद तक मफलूज हो रहे हैं। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि जो सिलसिला है चंद रोज़ में ये इंटरनेट की स्पीड और जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं मामूल की तरफ ही आ जाएंगी। बहरहाल इसकी वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं और पाकिस्तान के जो मुआशी तौर पे हम IT को आगे लेकर जाना चाहते हैं, क्या ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा? ये बुनियादी एक नुकता है। इरशाद साहब, तमाम मामलात पे हम बात करेंगे, लेकिन आज एक मरतबा फिर से IR ने बताया है कि 3 दीगर जो अफसरान हैं उन्हें भी अब तहवील में लिया गया है और ये करीबी जाने जाते थे। और कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि बुनियादी तौर पर दो का ताल्लुक जो है वो चकवाल से ही है। यहाँ इस बात को भी जहन में रखा जाए कि फैज़ हमीद साहब का ताल्लुक भी चकवाल से है। हुकूमत कहती है कि 9 मई के साथ ताने बाने जुड़ते हैं, वो अपना एक नैरेटिव सामने ला रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो एहतसाब है और 9 मई में अगर ये लोग मुलव्वस पाए जाते हैं तो ये एक मिसाल बनेंगे ताकि आज के बाद ऐसा कोई ना कर सके, या पाकिस्तान में एक रिवायत और भी रही है, लोगों का ट्रायल होता है, लोग छूट भी जाते हैं? देखिए, ये चूँकि फ़ौज एहतसाब कर रही है और ये फ़ौज से वाबस्ता लोग हैं। हम आपने जो दूसरी बात की है कि लोग छूट भी जाते हैं, ये बुलूम होता है जो सिविलियन इदारों के मामलात हैं, नैब है, हमारी अदालतें हैं। और अदालतों का तो एक नुक्ता नज़र है और उसमें बड़ी जान है कि जी हमारे सामने तो जो केस आएगा और प्रोसिक्यूशन जो शवाहिद पेश करेगी, जो गवाह पेश करेगी, हमने तो उसकी रोशनी में, अगर प्रोसिक्यूशन जो है वो ना मजबूत गवाह ला सकती है, ना कोई एविडेंस होते हैं, और जब वो शहादतें शुरू होती हैं तो पता चलता है सबूत भी बेकार हैं और गवाह भी जाली हैं, तो हम क्या करें, हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब फ़ौज का तरीक़ाकार जो हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, वो यही है कि पहले वो इंक्वायरी करते हैं, पूरे शवाहिद इकट्ठे करते हैं और कड़ियाँ मिलाते हैं और उसके बाद ट्रायल का आगाज़ होता है। तो अगर इस नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ज़ाहिर बात है अगर हाथ डाला गया है तो मज़बूत हाथ डाला गया है और उन केसेस में हाथ डाला गया होगा जिसके अंदर जान होगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसे ही एक 3 स्टार जनरल को आप पकड़ लें और लोगों की भी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दें और आपके पास कोई एविडेंस ही ना हो। ये तो हम नहीं सोच सकते। तो इसलिए इसका नतीजा तो निकलेगा, लेकिन इससे एक तो पहलू है कि जी इसके नतीजे में फ़ौज का एक मज़बूत एहतसाबी निज़ाम की भी अक्कासी होती है और कुछ लोगों को सज़ाएँ भी मिलेंगी। लेकिन जो हमारे लिए है वो ये है कि जो सिविलियन सेटअप है हमारा, अदालती निज़ाम है, हमारे तफ्तीशी इदारे हैं, हुकूमत है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं,
वो अपना निज़ाम क्यों बेहतर नहीं करते? क्योंकि ये तो एक मामूली हिस्सा है ना, जो 25 करोड़ आबादी में पाक फ़ौज 5 लाख 6 लाख लोग हैं और उसमें से चंद लोग ज़ाहिर बात है जो कोई खिलाफ ज़ाब्ता करते हैं। जो 25 करोड़ की आबादी है उसमें वो तो इरशाद साहब इस पे हमने मुफस्सल गुफ्तगू भी की है। तो एक और भी नुक्ता है, मैं एक तो ये एस्पेक्ट है, इस पे ये बात हो रही है, ऑब्वियसली मैटर इज सब जुडिस, चीज़ें सामने आए पता चलेगा, लेकिन जो फ़ौज का एक कड़ा एहतसाब का सिलसिला जिसकी आपने भी बात की है, यकीनी तौर पे उस पर एक बार फिर से मोहर सब्त होगी। एक और नुक्ता है जो ख्वाजा आसिफ साहब और मलिक अहमद ख़ान साहब ने बातें की हैं, उसमें एक कंट्राडिक्शन है दोनों के बयानात में, उस पर भी मैं वो सवाल आपसे करता हूँ। लेकिन सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया अली साहब। अली साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन इरशाद साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब को आके ये वजाहत क्यों पेश करनी पड़ी और काउंटर करना पड़ा ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट को कि जनरल बाजवा साहब ने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, वो एक्सटेंशन के तलबगार नहीं थे? अच्छा, अहमद ख़ान साहब के ताल्लुकात हैं बाजवा साहब से, और आपके भी इल्म में है, मेरे भी इल्म में है, सबके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें रही हैं जनरल बाजवा साहब से, वो भी मलिक अहमद ख़ान साहब कर रहे थे। वो जो एक कड़ी है ना साबिर हमीद साहब की, वो ज़रिया थे इन मुलाकातों का। और ख्वाजा आसिफ साहब की भी मुलाकातें रही हैं, वो तो वज़ीर दिफ़ा पहले भी रहे हैं, अब भी हैं, और वो ज़रिया थे जनाब जनरल एजाज़ अमजद साहब जो ससुर हैं बाजवा साहब के। अब बात दोनों जो हैं वो अपनी अपनी मालूमात की बुनियाद पर कर रहे हैं, और मलिक अहमद ख़ान ने यह कहा है कि मुमकिन है जो शवाहिद या जो वाक़यात या मालूमात ख्वाजा साहब के पास हो, मुमकिन है मैं उसका गवाह नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे सामने ये हुआ। वो ताल्लुकात दोनों के हैं। फ़र्क ये है कि मलिक अहमद ख़ान साहब वज़ादारी निभा रहे हैं, लगता है ताल्लुक़ निभा रहे हैं, और ख्वाजा साहब जो हैं वो हक़ाइक़ तो खैर नहीं बता रहे होंगे, लेकिन देखें ना, बेनिफिशरी तो ख्वाजा साहब तो ख़ुद मानते हैं कि 18 के इलेक्शन में मैं इलेक्शन हार रहा था, मैंने जनरल बाजवा साहब से कहा जी मेरे साथ भी कम से कम, मेरे साथ तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद सुबह ये तो खैर इरशाद साहब, ये तो देखें, ये तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, ये तो उन्होंने कहा, फ़ोन कॉल किया, उन्होंने खुद कहा ना भाई टीवी, वो तो 24 में भी कह रहे थे जी हमारी हार गए हैं, वोटर नहीं निकला। 18 में उन्होंने, ये किसी ने प्रोपेगेंडा नहीं किया, उन्होंने खुद कहा कि मैंने उनको मैसेज किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, और उसके बाद मैं जीत गया। अच्छा, तो ये किसी ने नहीं कहा, प्रोपेगेंडा नहीं किया। सही। और जो एक्सटेंशन दिलवाने वाले थे, मियाँ साहब को पैगाम लाने वाले थे, वो भी यही साहब थे। एक्सटेंशन के लिए जो कानून साजी हुई थी, तो उसके लिए पार्लिमानी पार्टी में पैगाम ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था। मियाँ साहब ख्वाजा साहब ने दिया था कि मियाँ साहब का हुक्म है कि किसी ने नहीं करनी, लेकिन आज वो ऐसे लगता है कि बाजवा साहब के सबसे बड़े मुखालिफ जो हैं और जमहूरियत के सबसे बड़े दाही हैं वो ख्वाजा आसिफ साहब हैं। और इसी की तरफ मेरा ख्याल है मलिक अहमद ख़ान साहब ने कहा कि दामन को ज़रा देख, ज़रा बंद कबा देख, इतना ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कबा देख। जी, वाह इरशाद साहब। अली साहब की तरफ चलते हैं। अली साहब, आज ISPR ने फिर से बताया कि 3 दीगर जो अफसरान हैं सियासी जमात के साथ रवाबित के इल्ज़ाम में, उनके ख़िलाफ़ भी अब सिलसिला कार्रवाई शुरू हो गई है। आप क्या समझते हैं? वैसे तो हम पहले भी बात कर रहे थे कि फ़ौज का एक मरबूत निज़ाम है, कड़े एहतसाब का सिलसिला है, पहले भी सज़ा और जज़ा यहाँ से होती रही है, लेकिन ये जो मामला है जनरल फैज़ हमीद साहब वाला और इस तरह जो गिरफ़्तारियाँ हैं, ये कितना गैर मामूली है, माजी से हटके कितना मुख्तलिफ है, और इसके असरात ओवरऑल सिस्टम, जो ओवरऑल सोसाइटी है, समाज है, उस पर क्या होने हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पे आपने मुझे मदद किया बात करने के लिए। देखें, इसके 4 जो बहुत वाज़े और गैर मामूली पहलू हैं वो मैं आपके सामने मुख्तसर रखता हूँ। पहली बात ये है कि देखें, पाक फ़ौज क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अंदरूनी और बैरूनी बेशुमार चैलेंजेस और दुश्मनों का कामयाबी के साथ मुकाबला करती रही है। दूसरी जानिब आप ख्वाजा आसिफ को एक सियासतदान के साथ साथ मौजूदा आईनी और कानूनी वजीर दिफा भी समझें, तो कल जो उनका मौक़िफ़ है
वो उनका मौजूदा वफाकी वजीर दिफा की हैसियत में ये मौक़िफ़ है कि जनाब एक सीनियर रिटायर्ड जनरल जो है वो एक सियासी जमात के एजेंडे को फौज के अंदर प्रमोट करने में मुर्तकिब है। तो ये एक बहुत गैर मामूली बात है, जिससे जो आज की प्रेस स्टेटमेंट है ISPR की और जिन मजीद अफसरान 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया गया है, उसका जो सियाको सबाक है वो वाज़ेह होता है। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि 2.5 साल में PTI ने पहली दफा अपने डिफेंसिव मूव पे वो मजबूर हुई है। 2.5 साल अच्छा अली साहब जी एग्जैक्टली अब सवाल ये है, 30 सेकंड में सिर्फ बात मुकम्मल कर लूं। मैं ये कह रहा हूँ कि अग्रेसिव स्टांस था PTI का पिछले 2.5 साल में। अभी आप देखें कि जैसे ही जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की खबर आई तो किसी PTI के रहनुमा ने उनका दिफा नहीं किया है, बल्कि उससे अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश की है। तो ये बहुत बड़ा सबक उन तमाम रिटायर्ड अफसरान के लिए है जो किसी किस्म की गलतफहमी रखते हैं कि वो फौज के खिलाफ किसी सियासी जमात के मफादात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये उनके लिए बड़ी अफसोसनाक मिसाल है। अली साहब अब मामला ये है कि एक जानिब तो आपने ये बड़ा डिटेल बता दिया कि ये जो अफसरान हैं इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी के बाद अब इनका ट्रायल भी हो रहा है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये नेटवर्क है तो इसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी होंगे, कुछ सिविल लोग भी होंगे। आइनी माहिरीन ये कहते हैं कि बहुत से आइनी माहिरीन के पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। अभी हालिया जो मिलिट्री ट्रायल वाला मामला है 9 मई के बाद, वो भी आपको पता है पेंडिंग है। तो इस नेटवर्क में जो बाकी लोग हैं, जो पॉलिटिशियन होंगे या दीगर जो अफसरान होंगे, सिविल अफसरान होंगे, उसका क्या तरीक़ाकार होगा, उनको कैसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए मुख्तसरन इसके 2 पहलू हैं। आर्मी एक्ट जो है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो होता है वो तमाम उन अफराद और अफसरान और अहलकारों पर उसका वो लागू होता है जो कि किसी भी सरकारी ऐसी पोजीशन में रहे हैं कि उनको कोई ऐसी मालूमात या इख्तियारात या रवासिम या ताल्लुक हासिल हुआ जो कि रियासत के हसास मामलात और कौमी सलामती के मफादात से जो मामलात ताल्लुक रखते हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो उन ताल्लुकात को, उन मालूमात को, उन रवासिम को अपने ज़ाती मफाद में या अपने इदारे और कौमी सलामती के मफाद के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। इसलिए ये मामलात एक फ़ौजी के ऊपर और तरह से अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर उनके सहूलतकार जो हैं वो सियासतदान हैं, देखिए सियासतदान का तो सियासी हक है, वो एज ए इंडिविजुअल सिटीजन वो कर सकता है, लेकिन अगर उसका ताल्लुक और सबूत और शवाहिद ये सामने आते हैं कि जनाब वो 9 मई के हवाले से फौज और रियासत के खिलाफ फैसलों में, राय साजी में, फैसला साजी में और हमलों की प्लानिंग में मुलव्वस है, तो यकीनी तौर पे वो फिर आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसको देखा जाएगा और उसको कौमी सलामती के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, कानूनी एतबार से देखा जाएगा। उसको सिर्फ आज़ादी राय या सियासी आज़ादी के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। अच्छा सैयद साहब, ये फरमाएं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद पर, आपने कहा कि वज़ीर दिफ़ा की हैसियत से लगा रहे हैं कि जी 9 मई के मामलात में, 9 मई के वाक़े को 1.25 साल गुजर गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं उसके बाद इंक्वायरी शुरू हुई। अगर वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं जिस तरह वज़ीर दिफ़ा साहब फरमा रहे हैं, ये एक सियासी नैरेटिव है उनका या वाकई उनके पास अगर बयात है कोई एविडेंस वगैरह हैं, तो फिर ये 1.25 साल क्यों ताख़ीर की गई, इंतज़ार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर करे, इंक्वायरी हो और फिर पता चले कि जी 9 मई में फैज़ हमीद साहब सहूलतकार हैं या प्लानिंग में शामिल हैं या साजिश का हिस्सा हैं? इतनी ताख़ीर की वजह क्या है? बहुत अहम सवाल किया शाह साहब आपने। देखिए इसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात ये है कि जो मैं खुद भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ और आपके सामने इंकशाफ कर रहा हूँ कि 2.5 साल के दौरान इस तरह के मामलात से मैं वाकिफ़ रहा हूँ और मैं भी ये सोचता था कि इतना सब्र व तहम्मुल और इतना क्यों वेट किया गया। तो उसकी मेरी राय में वजह बुनियादी ये है कि फ़ौज ने फौरी तौर पे कोई जज्बाती फैसला नहीं किया, आइन और कानून से बालातर होकर नहीं किया और इसको कोई विच हंटिंग या कोई इंतकामी कार्रवाई का रंग वो नहीं देना चाहते थे। उन्होंने
2.5 साल इंतजार इसलिए किया कि तमाम उनके जो सबूत और शवाहिद जब सामने आ जाएं और फिर इंक्वायरी कमीशन जो है उन तमाम सबूतों और शवाहिद की रोशनी में इन चीज़ों को जब सामने लाया जाए ताकि फिर जो है सिक्का बंद अंदाज में ये केस साबित हो सके, बजाय ये कि अगर फौरी तौर पे 2.5 साल पहले ये कार्रवाई की जाती तो यूं लगता कि जी ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, जो कि पीटीआई और जनरल फैज बयानिया बना रहे थे। तो उसको गलत साबित करने के लिए जरूरी था कि फौज और उसकी मौजूदा क़यादत ने सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा किया और इतना अरसा उन्होंने वो तमाम शवाहिद और सबूत जमा किए, जिसके बाद जब उसको सामने लाया जाए या तो उसके बाद फिर जनरल फैज और उनके सहूलतकारों के पास कोई दलील भी ना रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबूत है, जो मैंने पहले बात की, 2.5 साल के बाद पहली दफा पीटीआई ने एक डिफेंसिव हिकमत अमली अपनाई है। आप देखें कि कोई भी पीटीआई का लीडर जो है वो खुलकर जनरल फैज को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, हालांकि एक टाइम पे इमरान खान साहब उनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफी हार्ड टॉक भी की थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से। नहीं, लेकिन इमरान खान तो आज भी कह रहे हैं, जो आज गुफ्तगू सामने आई है, कि जी वो एक मुल्क का एसेट हैं, उनको ज़ाया किया जा रहा है या ज़ाया कर एसेट थे ज़ाया कर दिए गए। और उन्होंने तालिबान के साथ जो ताल्लुकात थे, यानी अफ़गान तालिबान के साथ या दूसरे जो तालिबान हैं, उसकी वजह से मुल्क में दहशतगर्दी कम हुई। तो उस हद तक तो हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी तारीफ़ तो आज भी वो कर रहे हैं। देखिए, बहुत अहम सवाल है आपका। इसके 3 पहलू हैं। पहली बात ये कि इमरान खान साहब एक ऐसे अंदाज में उनकी सताइश कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ उनका एक पर्सनल ऑब्लिगेशन होगा, क्योंकि वो उनके हैंड पिक्ड पसंदीदा तरीन DGI थे। आपको याद होगा कि कई दफ़ा कई बिल पास होने में वो जनरल फैज की मदद उनको दरकार होती थी मेंबरान की तादाद पूरी करने के लिए। इस हद तक उनकी हुकूमत का दारोमदार था जनरल फैज पे। तो यकीनी तौर पे जब जनरल बाजवा ने उनकी तब्दीली का फैसला किया तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो उस वक्त थे उनको ये बात बहुत गिरां गुजरी और उन्होंने पूरी कोशिश की कायल करने की जनरल बाजवा को कि जनाब इनको, क्योंकि वो ये समझते थे कि उनके इक़्तिदार की सलामती और सियासी मुस्तक़बिल का मुकम्मल तौर पे दारोमदार जनरल फैज की DGI रहने पे है। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज भी ये बात है। लेकिन देखें, आज पूरा जो इंतजामी ढांचा है पीटीआई का, उसमें से कोई शख्स उनकी खिदमात की तारीफ नहीं कर रहा, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका दिफा नहीं कर रहा, और ना उनकी जो कंट्रीब्यूशन पीटीआई को इतना बढ़ाने चढ़ाने और फलने फूलने ये बात ठीक है, ये बात ठीक है अली साहब। अच्छा, एक और जो डेवलपमेंट है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम, उनको भी तहवील में लिया गया है, साथ उनके 2 लोग और हैं, उनको भी लिया गया है। ये जो आप नेटवर्क का जिक्र कर रहे हैं, जनरल फैज़, पीटीआई और ये जो जेल के लोग हैं, क्या ये उसी नेटवर्क का हिस्सा हैं या ये अलहदा से कार फरमात है किसी सिलसिले में? देखिए, जो पीटीआई के बानी हैं वो उनकी हिकमत अमली का हिस्सा ये था कि फौज के अंदर से दबाव डालने के लिए वो जनरल फैज और उनसे हमदर्दी रखने वाले चंद अफसरान का सहारा लेते थे ताकि फौज की क़यादत के खिलाफ एक राय साजी फौज के अंदर और रिटायर्ड अफसरान में की जाए। दूसरी जानिब जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान पे दबाव डालवाने के लिए और राय साजी के लिए बाहर के वीलॉगर्स और बाहर के मीडिया को इंगेज करने के लिए जो वसीला इस्तेमाल करते थे वो DSP साहब हैं जो कि अडियाला जेल में तैनात थे। उनके तवस्सुत से उनको रसाई हासिल थी बैनुल अक़वामी मीडिया तक। आपको याद होगा कई ऐसी स्टोरीज इमरान खान साहब से मंसूब बैनुल अक़वामी मीडिया में आई जिसके ऊपर हमारी पूरी रियासत हैरान थी कि उनको एक्सेस कैसे मिल गया बाहर की मीडिया को। तो ये DSP साहब उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। और तीसरी बात अभी जो लेटेस्ट आई है जो कि हमाद अजहर साहब ने भी रिजाइन किया है, वो तीसरा पहलू है कि जनाब मुझे तो खान साहब तक रसाई नहीं है। इससे ये बात तीनों चीज़ों को ऐड करके देखें तो ये साबित होती है कि खान साहब
बड़े मैं समझता हूँ जबरदस्त तरीके से इनकी एक हिकमत अमली थी कि किसके साथ वो कांटेक्ट में रहेंगे और किसके साथ वो कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट की कमेटी बराए आईटी, आज उसमें भी जो इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी है इस पर बात हुई है, और साथ ही साथ जो वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी हैं उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। उन्हें मालूम नहीं है कि वजह क्या है कि क्यों, जबकि जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसमें ये बात सामने आई कि जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी तरफ से इसमें कोई डिले आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ज़रा ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में ये रफ्तार बेहतर हो जाएगी। पीटीए का इस पे मुकम्मल तौर पे अभी तक खामोश है। असफंदियार फ़ारूक साहब हैं, आप मेंबर हैं नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल के, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। असफन साहब बहुत शुक्रिया आपका। असफन साहब बताइए कि ये जो इंटरनेट सुस्त है, 30-4% उसकी रफ्तार, 30-40% उसकी रफ्तार कम हुई है, इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है आईटी सेक्टर पे, ई कॉमर्स पे, डिजिटल इकोनॉमी पे? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। इम्पैक्ट जो आ रहा है वो दरअसल ये है कि नंबर 1 के जो व्हाट्सएप के जो ऐप बहुत यूज़ होता है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है हर इदारे में, हर बिजनेस में, हर इंडिविजुअल जो काम कर रहा है, ख़ास तौर पे जो गिग इकोनॉमी है, आपकी राइड हेलिंग वगैरह है, इसमें सब में व्हाट्सएप की स्पीड के ऊपर असर है कि इसमें आपकी जो लोकेशन शेयरिंग होती है, आपकी वॉइस नोट होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, उसमें असर नज़र आ रहा है। नंबर 2, जो आईटी कंपनीज़ हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, हम फ्रीलांसर्स हैं मुख्तलिफ, हम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ऐप्स और क्लाउड की जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये जो इस तरह के जो हमारे वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जूम है, स्काइप है, गूगल है, तो ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, इनमें बाज़ों का लैग आ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर काम मुतासर होता है। और ख़ास तौर पे डोमेस्टिकली जो लोग काम करते हैं और फिर जो एक्सपोर्ट के लिए काम करते हैं, उनको भी ये सामना करना पड़ रहा है कि डिसरप्शन हो रही है, कि स्लोनेस की वजह से, या कभी सही होता है कभी स्लो होता है, तो ये डिसरप्शन की वजह से काम इफेक्ट हो रहा है। अच्छा असफंदियार साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त ई कॉमर्स से हम कितनी कमाई कर रहे हैं, पाकिस्तान कितने डॉलर सालाना या माहाना कमा रहा है, और ये सुस्त रफ्तारी से या इंटरनेट के बंद होने से कितना नुकसान हमारे कौमी ख़जाने को और लोगों को पहुंच रहा है? एक तो हमारा अगर ई कॉमर्स को देखें तो एक तो आपकी आईटी इंडस्ट्री है जिसमें आपके सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने वाले हैं या फ्रीलांसर्स हैं, ये तो तकरीबन हमारे 3 अरब का एक्सपोर्ट है सालाना, जो कि जिसकी वजह से 3 अरब डॉलर बिल्कुल जो इस वक्त है, जिसको हमें टारगेट है कि जी इसको 10 अरब डॉलर, 25 अरब डॉलर पे लेके जाना है, तो ये इस वक्त 3 अरब डॉलर सालाना है। और इसमें बहुत सारे तरीके के बिजनेस होते हैं, कॉल सेंटर भी होते हैं जो कि यूज़ करते हैं ऑनलाइन टूल्स को, और फिर जब हम बात करते हैं डोमेस्टिकली तो तकरीबन 5 अरब डॉलर का तकरीबन डोमेस्टिक ई कॉमर्स का काम होता है। अच्छा। जो कि तकरीबन जो तमाम ये टूल्स को यूज़ करता है, इंटरनेट को यूज़ करता है, जिसमें आपके ऑनलाइन सेलर भी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, तो ये काफ़ी ये डायरेक्टली है इम्पैक्ट। फिर आपका पूरा जो आपकी इकोनॉमी चल रही है, दुकानदार हो गया छोटा, आपकी कोई ना कोई डिलीवरी, फूड डिलीवरी बिजनेस हो गया छोटा सा जो होता है, जो कि व्हाट्सएप वगैरह इस तरह के ऐप्स यूज़ करते हैं, जो कि शायद वो ऑनलाइन डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के थ्रू तो नहीं करते, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू तस्वीरें भेजते हैं कि जी ये मेरा प्रोडक्ट आया है या ये मेरी लोकेशन है, यहाँ पे मुझे भेज दें। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है अब तो पाकिस्तान के अंदर, जिसमें मैं कहूँगा कि तकरीबन आधी हमारी इकोनॉमी की बिजनेसेस जो हैं वो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, या और इस तरह के चीज़ों को भेज रहे हैं अपने मोबाइल के ऐप्स के थ्रू। जी, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सही है। अच्छा, जो मुताल्लिका इदारे हैं या हुकूमत के जो कंसर्न पीपल हैं, क्या आपने उनसे गुफ्तगू की है, उनको ये शिकायत पहुंचाई हैं और उनकी तरफ से जवाब क्या आया? मुख्तलिफ फोरम से ज़ाहिर ये कंसर्न्स शेयर हुए हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री की तरफ से भी, टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से भी, ई कॉमर्स साइड से भी हमने किए हैं। इशू तो मेरे ख्याल में ये आ रहा है कि ज़रूर कंसर्न्स तो शेयर होते हैं, लेकिन इशू बुनियादी ये है कि अगर ज़ाहिर है इंटरनेट के ऊपर
अगर हमें सिस्टम लगाने हैं और भी कुछ काम करना है तो ये होना चाहिए जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बता दें कि प्लान क्या है, कितना इशू आएगा या किस तरह के डिसरप्शंस हो सकती हैं, बेशक वो वक्ती तौर पे हो, बेशक वो लॉन्ग टर्म में हो, ताकि प्लान कर सकें। कोई भी बिजनेस छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा प्लान करने की कर सके, क्लाइंट्स को बता सकें कि जी ये थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर या इस मुद्दत के लिए, लेकिन कोई ट्रांसपेरेंसी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से ज्यादा परेशानी होती है, नुकसान होता है और बेचारे फिर आवाज बुलंद करना शुरू कर दें लोग कि हो क्या रहा है और कब ये सॉल्व होगा। और फिर हमारा इमेज एज अ, चाहे वो इंडिविजुअल बिजनेस हो या एज अ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी हो या आईटी इंडस्ट्री हो पाकिस्तान का, फिर इमेज पर खराब होता है, क्योंकि आप पे कुछ गारंटी नहीं कर सकते, ना बता सकते कि कब ठीक होगा या कब किस हद तक कब तक ठीक है अभी या कब खराब हो जाएगा खुदा ना खास्ता दोबारा। अच्छा, ISP और WISP दावा कर रही है कि यानी दोनों ये एसोसिएशंस हैं वो दावा ये कर रही हैं कि अगर यही सिलसिला चलता रहा और चंद हफ्तों तक ये रफ्तार दुरुस्त ना हुई तो हम कारोबार बैरून मुल्क मुंतकिल करने पर मजबूर होंगे। तो क्या वाकई इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है या इतना ज़्यादा ख़दशात हैं कि बैरून मुल्क के कारोबार मुंतकिल करने के बारे में सोचा जा रहा है, या वैसे ही दबाव डालने के लिए एक बयान दे दिया है? मेरे ख्याल में ये यकीनन एक, क्योंकि ये चंद हफ्तों की बात नहीं, ये मुसलसल थोड़ा सा वक्तन फक्तन होता रहा है पिछले 6 महीने में, तो ये जरूर एक रिस्क है और नजर आ रहा है कि बिजनेस को करना पड़ रहा है या सोच रहे हैं इस तरफ सीरियसली। और ये देखिए बहुत आसान होता है, आपको पता है कि डिजिटल इकोनॉमी के अंदर कहीं पे बाहर आपने दुबई या आपने कहीं और US UK में कंपनी खोल ली, वहीं आपने फिर अपना सेटअप खोल लिया और वहीं से आपने दीगर मार्केट से आपने फिर लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, या आपने फ्रीलांसर जो पाकिस्तानी और जगहों पे बैठे हुए हैं उनसे काम लेना शुरू कर दिया। तो इन दी एंड आपको ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ये हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि लोग ये जरूर सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि अगर एक दफा, दो दफा, 3 दफा क्लाइंट आपका अगर परेशान होगा आपकी वजह से, तो वो खुद कहेगा कि भाई आप या तो कुछ सोल्यूशन ढूंढने इसका, या फिर मैं किसी और के पास अपना काम ले जाता। सही है। अच्छा असफंद यार साहब, एक ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, एक ये भी कंसर्न आ रहा है कि इन्होंने ख़ुद को अपग्रेड नहीं किया आज, बल्कि सेनेट की कमेटी में भी ये बात हुई। तो हार्डवेयर अपग्रेडेशन, नए सिस्टम अपग्रेडेशन क्या पाकिस्तान में ये मामूल के मुताबिक हो रही है? ये एक अच्छा सवाल है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि पिछले 3-4 साल में हमें यही नजर आया है, मैं खैर उससे इंडस्ट्री ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन हम ज़ाहिर उस पर नजर रख रहे होते हैं, तो ये जरूर है कि हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट उस तरह से शायद नहीं हुई है। इसमें आप देख भी रहे होंगे कि टेलीकॉम प्रोवाइडर एक बिग या कोई और मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं हुई है। और इन्वेस्टमेंट हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अगर हमारे नेबरहुड में देखें, रीजन में देखें, तो हमारी लो है। तो हमारा ये जरूर एक चैलेंज है कि 3G सर्विसेज जो है मोबाइल ब्रॉडबैंड की, वो बड़े शहरों के से बाहर मिलती भी नहीं मुश्किल से। 4G और 5G तो 5G तो दूर की बात है। तो ये एक चैलेंज तो है मेरे ख्याल में, बट एट द सेम टाइम ये डिफरेंट मैटर है। और साथ में अगर हम जो ऑलरेडी इंटरनेट मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अगर उसको डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, तो फिर तो एक दोनों तरफ से हमें एक प्रॉब्लम है ना, कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो भी नहीं हो रहा, एक्सपैंड भी नहीं हो रहा, और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फिर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इन स्लो डाउन या इस डिस्ट्रप्शन की वजह से फिर इफेक्ट हो रहा है। आप जिम्मेदार इसको जो है सर्विस प्रोवाइडर्स को समझते हैं इसका जिम्मेदार, या हुकूमत की पॉलिसी की वजह से ये सारा नुकसान हो रहा है? मैं समझता हूँ कि हुकूमत इसमें ज़्यादा एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है कि नंबर 1 IT प्रोवाइडर्स जो यानी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स को इंसेंटिवाइज करे, उनको ऐसा एक माहौल दे जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ज़ाहिर इन इश्यूज़ को भी मिलकर इंडस्ट्री के साथ करें कि भी ये जो भी चेंजेस अगर करने वक्त के साथ साथ उनको मुशावरत के साथ करें, ताकि ये डिस्ट्रप्शन अगर थोड़ी बहुत होनी भी है तो फिर पता तो हो कि डिस्ट्रप्शन कब तक होनी है, क्या होना, ताकि प्लान कर सके। देखिए हमारे मुल्क में अलमिया यही है कि हमें आइडिया नहीं होता कि होने क्या जा रहा है, कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, कब तक चलेगा। तो इस तरह से तो नहीं मेरे ख्याल में हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ग्रोथ आएगी किसी भी बिजनेस में या इकोनॉमी में। आखिरी सवाल ये है कि $10 अरब का हदफ मुकर्रर किया है गवर्नमेंट ने,
ये इस सूरत हाल में जब ये इंटरनेट स्पीड जो है स्लो भी है, बाज़ औक़ात बंदिश भी होती है, ये 10 अरब का जो 3 साल में टारगेट है ये पूरा हो सकता है? इस वक्त तो बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर ये सूरत हाल रही तो मुश्किल लगता है। अगर हम देखें कि टारगेट्स तो सेट हो जाते हैं, पिछले साल भी कुछ साल पहले भी 2023 का एक टारगेट रखा था कि $5 बिलियन तक हम आईटी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट लेके जाएंगे, उसका आधा हुआ, $2.5 बिलियन तक हुआ। तो टारगेट सेट करना तो मेरे ख्याल में मुश्किल काम नहीं है, बट आई थिंक उसके ऊपर सॉलिड स्टेप्स लेना और लोगों के साथ एक रोड मैप लेके चलना तो वो बेहतर होगा, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, इन्वेस्टमेंट हो। तो अभी तो मुश्किल ही लग रहा है कि हम उसके क्लोज आएंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया असफंदियार फारूक साहब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने जिक्र किया था, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम हैं और फिर उसके साथ उनके असिस्टेंट नाज़म हैं और फिर एक और साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं ज़फ़र, इनको अब लिया गया है हिरासत में। इनसे तहक़ीक़ भी हो रही है, इंक्वायरी भी हो रही है और मुबैना तौर पर ये सहूलत कर रहे हैं। इन्होंने एक पूरा एक कम्युनिकेशन चैनल जो है वो बना रखा था और ये सहूलत फ़राहम करते थे बानी PTI को। क्या होता है जेलों में? क्योंकि पाकिस्तान में या दुनिया भर में सियासतदान जाते हैं, जेलों में जाते रहे हैं, सज़ाएँ भुगतते रहे हैं, लेकिन कल्चर क्या है? नवाज शरीफ साहब भी रहे, बेनज़ीर साहिबा भी रहीं, भुट्टो साहब भी रहे, एक लंबी फहरिस्त है जेल जाने वालों की। अब वैसे एक तो है ये बात कि जी ये कोई सुपरिटेंडेंट जेल या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल किसी सियासतदान को फैसिलिटेट कर रहा है विद इन जेल, विद इन प्रिजन, अच्छा खाना दे रहा है और वो जो जेल मैनुअल है उससे बढ़कर कोई मराहत दे रहा है, कोई सहूलतें दे रहा है, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जुर्म है। आप उसको जुर्म मैनुअल में लिख दें? नहीं, मैं आपको बता दूँ, लेकिन जो सियासी कैदी होते हैं वो आम कैदियों की तरह के लोग नहीं होते। वो आज वज़ीर आज़म है, कल वो जेल में है, परसों फिर वज़ीर आज़म होगा। नवाज शरीफ साहब जब अटक में थे या लांडी जेल में थे, कुरंगी या लांडी था मेरे ख्याल, वहाँ जिस अफसर ने उनके साथ ज़्यादती की होगी वो बाद में ज़िंदगी भर पछताया नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि उनको ये पता, अब ये जो जेल हुकाम हैं इनको तजर्बा हो जाता है, या पुलिस के बहुत ही कोई कम पुलिस अफसर जो होते हैं वो सियासी कारकुनों के साथ जुल्म पर आमादा होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि ये इनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं ये चंद दिनों के बाद ख़त्म हो जाने हैं और इनमें से किसी ने काउंसलर बन जाना है, किसी ने मेंबर असम्बली बन जाना है, किसी ने वज़ीर बन जाना है। तो इसलिए वो ये समझ, उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती उन लीडरों के साथ और वो उनको मुजरिम समझ भी नहीं रहे होते। सही बात ये है, हमने जो देखा जाके। आप शोरेश काश्मीरी साहब की किताबें पढ़ें, वो तवील अरसा जेल में रहें, ठीक है नहीं जी। इसके बाद और बहुत सारे लोगों ने किताबें लिखी, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने किताब लिखी, जावेद हाशमी साहब की 2-3 किताबें हैं जिनमें जेल के तज़किरे हैं। हम ख़ुद कोट लखपत जेल में, अडियाला जेल में, 1-2 और जेलों में जाके सियासी कैदियों से मिलते रहे। हाशमी साहब जब कोट लखपत जेल में थे मेरा अक्सर आना जाना रहता, हर हफ्ते बल्कि मैं जाया करता था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से अडियाला जेल में जाके। जेल हुकाम का रवैया इंतहाई हमदर्दाना होता है, हालांकि वो भी दोनों कैदी जो थे वो एक मार्शल लॉ दौर के कैदी थे। लेकिन इरशाद साहब, अब सवाल ये है कि आपने एक पूरा कम्युनिकेशन चैनल बना के दे दिया, व्हाट्सएप दे दिया, रवाबित हो रहे हैं। नहीं, मैं वही बात, ये दो मैंने कहा था, 2 चीज़ें हैं। एक है जेल के अंदर उनको ऐसी सहूलतें फराहम करना जेल मैनुअल से थोड़ा सा हट के, एक है किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होना, किसी यानी एक है आप जो है वो सहूलत फराहम करते हैं अपने रिश्तेदारों से
मुलाकात की या उनके साथ राबतों की, यानी हाशमी साहब पर जब सख्ती थी कि जेल में आप टेलीफोन तो नहीं रख सकते, तो इसलिए ये तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो जेल हुकाम जो होते हैं, यानी खाना भी लोगों को, जो मरियम साहिबा के को जो सहूलतें हासिल थी यहाँ, जो नैब का जो खाना घर से जाता था, ठीक है, समझ आती है बात। वहाँ जो कमरा था, जो बाकी सहूलतें थी, मियां नवाज लेकिन इरशाद साहब संगीनी वही है कि अब जब मामला बीच में 9 मई वाला आ गया है तो जो अब ये जो मामला है, ये अगर तो उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो कोई सफारतकारी कर रहे थे, राब्ते कर रहे थे, किसी कॉन्स्पिरेसी को आगे बढ़ा रहे थे, तो ये तो है, बिल्कुल है। लेकिन ये इल्ज़ाम लगाना कि जी उसने एक साबिक वज़ीर आज़म को कोई खाना अच्छा फराहम कर दिया या टेलीफोन पर किसी से बात करा दी, तो ये मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि ये हमने ख़ुद देखा है। और उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हर जेलर जो होता है उसके जहन में, मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, तहमीना दुरानी साहबा हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की हालिया हैं, उनकी एक किताब है मेरा साईं, हाँ, उसका उर्दू तर्जमा हुआ है मेरा साईं। उसमें तो उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा खर साहब उस वक्त जेल में थे और अडियाला जेल ही में थे, तो वो जो मुलाकातें होती थीं वो अगर आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे जी। उन्होंने तो ये तक लिखा कि एक दिन मैं वहाँ बैठी हुई थी मुलाकात के दौरान, तो सुपरिटेंडेंट जेल आ गया, और प्रोटोकॉल ये है कि जब सुपरिटेंडेंट जेल आएगा तो आप कमरे से बाहर निकल कर खड़े होंगे, सारा आपने झुकाया होगा, आप सामने नहीं देखेंगे और ताज़ीम करेंगे ये वो। तो आके इतला दी कि जी सुपरिटेंडेंट जेल आ रहा है, तो खान साहब ने कहा अच्छा ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा वो बंदा आया, उसने कहा सर वो आ रहे हैं, बस करीब आ गए हैं। उसने कहा ठीक है। सुपरिटेंडेंट जेल जब आया तो वो तो अपने प्रोटोकॉल के साथ, शाहाना प्रोटोकॉल के साथ था। उसने ऐसे खान साहब की तरफ देखा कि वो आराम से बैठे हुए हैं, खड़े भी नहीं हुए, सलाम का जवाब भी दिया है नहीं दिया है। तो उसने कहा कि आपको पता नहीं कि मैं दौरे पर हूँ? उसने कहा फिर? उसने कहा आपको जो प्रोटोकॉल है जेल आपको मेरी ताज़ीम में खड़ा होना चाहिए था और बाहर निकलना चाहिए था। तो कहते खान साहब खड़े हुए और उसने एक टिका के थप्पड़ मारा सुपरिटेंडेंट जेल को। सही है, ये तहमीना दुरानी लिख रही है, ठीक है। उसने कहा तुम्हें तमीज़ नहीं है, मैं अपनी बच्चों से मिल रहा हूँ, बेगम से मिल रहा हूँ, और तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। वो लिखती हैं कि मैं डर गई कि अब ये जवाबन कोई थप्पड़ मारेगा, लेकिन वो चुप करके कान लपेट के चला गया। आज तो मैंने कहा कि मुस्तफ़ा ये तुमने क्या किया? वो जवाबन कुछ भी कर सकता था। उसने कहा नहीं, अगर ये मैं ना करता तो उसने ये कुछ करना था। अच्छा, आज तो ये इस तरह के वाक़यात भी होते रहे, लेकिन ये है कि किसी जेल सुपरिटेंडेंट का या डिप्टी सुपरिटेंडेंट का या किसी एहलकार का हिस्सा बन जाना किसी ऐसे जुर्म का जो जेल मैनुअल के मुताबिक या कानून के मुताबिक है, ये एक अलग मामला है। ज़ाहिर है उसकी इंक्वायरी होगी तो पता चलेगा। हमें तो इल्म ही नहीं है कि वो उन पर इल्ज़ाम क्या है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, प्रोग्राम के टाइम खत्म, इजाज़त दीजिए।